नमस्कार एवरीवन। कपिलांश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम। मैं विशाल माहेश्वरी वेलकम करता हूं। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता, जिसका एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है। सिलेबस में बदलाव हुआ है, नया सिलेबस आपने देख लिया होगा और इस नए सिलेबस में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है इस बार। ये आप देख सकते हैं, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म 1858 से 1919, हिंदी में जिसको हम कहते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय। तो ये टॉपिक हम बहुत शानदार तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, ये व्याख्यात्मक क्लास रहेगी तो मज़ा आपको थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आरपीएससी के पेपर अगर अब क्वालिफाई करने हैं तो हमें डिटेल से विस्तृत अध्ययन करना होगा। टॉपिक पर हमारी पकड़ हमें बनानी होगी। वो जमाना गया कि भाई पीवाईक्यू सोल्व करके आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे, अब ऐसा नहीं है। राजनीति विज्ञान में आपने देखा ही होगा, रिजल्ट आया है जिसमें केवल 6 पद यहाँ पे भरे हैं। 250 से ज़्यादा पद, जब वैकेंसी आई थी तब नोटिफिकेशन में 250 से ज़्यादा पद थे। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं बिल्कुल टॉपिक पर आता हूँ और हमारे टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रवाद का उदय। टॉपिक को दो तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया है, 1858 से 1919 और फिर आगे 1919 से लेके 1942। और फिर उसके बाद ये देख लीजिए आप, क्या बोलते हैं कि आगे यहाँ पे दिया गया है पार्टीशन, वही भारत पाकिस्तान अलग। कुल मिला के मॉडर्न हिस्ट्री आपको बहुत अच्छे से करना होगा। जितने भी आंदोलन हुए हैं, महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं, सब कुछ हम इसी यूट्यूब चैनल पर हम 1 बाय 1 हम कवर करते हुए चलेंगे। तो सब्सक्राइब आप कर लेना और कपिलांश एकेडमी का एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यूट्यूब पर हम थियोरिटिकल टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे और फिर प्रैक्टिस हम एप्लीकेशन पे टेस्ट के माध्यम से करेंगे। चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रवाद का उदय, इसको समझने से पहले हमें राष्ट्रवाद शब्द का मतलब हमें पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है और हम इसको आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले राष्ट्रवाद को ही समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, पहले हम नोट्स को देख लेते हैं, फिर हम इस पर चर्चा भी करेंगे। सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले समुदायों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकता की भावना से संबंधित हैं दोस्तों। अब ये किसी भी कारण से ये एकता हो सकती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, समझ रहे हो, सांस्कृतिक की जो भावना है इससे संबंधित है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रवाद आज, मतलब ये आज से नहीं, प्राचीन काल से चलते हुए आ रहा है। इसको हम आगे समझेंगे अभी थोड़ी देर में। या हम राष्ट्रवाद को आसान भाषा में लोग बोल देते हैं कि देश प्रेम की भावना। इसको थोड़ा सा हम आगे और समझते हैं। मैं एक उदाहरण देकर भी आपको समझाना चाहूंगा। जैसे हम प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं दोस्तों, तो वहां पे भी हमें जो ये राष्ट्रवाद की भावना देखने को मिलती है। लेकिन वहां पे राष्ट्रवाद कौन सा है? क्षेत्रीय राष्ट्रवाद। आपको पता है कि भारत विभिन्न रियासतों में विभाजित था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको एकीकृत करने का कार्य किया। या आप राजस्थान को देख लीजिए कि हमारा राजस्थान एकीकरण के समय हमारे राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। तो आपने ये पढ़ा होगा कि पहले क्या होता था, जो रियासत होती थी वही देश होता था। जैसे मेवाड़ वाले मेवाड़ को सपोर्ट करते थे, मारवाड़ वाले वहाँ के समर्थक थे, जयपुर का अलग था, समझ रहे हैं हम, कोटा की बात अलग। तो वहां पर जो राष्ट्रवाद था वो कौन सा था? क्षेत्रीय राष्ट्रवाद था। वहां पे जो भावना थी, क्षेत्रीय भावना थी दोस्तों, क्योंकि पहले उनका देश ही वही हुआ करता था। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति को अगर सजा देनी होती थी तो क्या कहते थे? देश निकाला दे दो। पद्मावत मूवी में भी आपने देखा होगा, है ना, राघव चेतन को क्या सजा दी गई थी? देश निकाला। या इसको हम एक आसान भाषा में समझते हैं कि भाई क्षेत्रीय राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्रीय राष्ट्रवाद क्या है, जिसमें पूरा देश एक सूत्र में बनता है। आसान भाषा में हम क्रिकेट का उदाहरण लेके समझते हैं। मान लीजिए
आप भारत देश के निवासी हैं, मैं राजस्थान का निवासी हूँ और आप हरियाणा के हैं, और कोई टूर्नामेंट चल रहा है, कोई लीग चल रही है क्रिकेट की। अब मैं राजस्थान का हूं तो मैं राजस्थान की टीम को सपोर्ट करूंगा, आप हरियाणा से हैं तो आप हरियाणा की टीम को सपोर्ट करोगे। तो ये क्या है? क्षेत्रीय भावना है। समझ रहे हैं आप? जो कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत में यही देखने को हमें मिलती है। और आधुनिक भारत में हम बात करें तो वहां पे पूरे देश की एकता हमें देखने को मिलती है। तभी तो भैया राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं, जब पूरे देशवासी एक मंच पे आते हैं। और राष्ट्रवाद ही राष्ट्रीय आंदोलनों की नींव है, जिसमें हम बहुत सारे आंदोलन पढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सब पर हमारी विस्तृत चर्चा रहेगी। लेकिन मैं पहले आपको राष्ट्रवाद क्या है वो समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है ना? हाँ, तो मैंने कहा हमारी जो बात चल रही थी कि मैं राजस्थान की टीम से हूं, आप हरियाणा की टीम से हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र की टीम को सपोर्ट करेंगे। लेकिन यही मैच अगर भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा है तो फिर पूरे भारतवासी एक मंच पे आ जाते हैं और पूरे जी जान से भारत को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए आप देखते हैं ना, भारत पाकिस्तान का जब मैच होता है तो कितने लोग एक साथ मैच को देखते हैं। तो ये क्या है? राष्ट्रीय राष्ट्रवाद है, जिसमें पूरे देश में एकता। और ये पूरे देश में एकता की बात हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? आधुनिक इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में। और हम ये कह सकते हैं कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ये हमें राष्ट्रवाद देखने को मिलता है, जहाँ पे पूरा देश एक हो जाता है। उत्तरार्ध का मतलब है 1850 के बाद का जो समय है, वहां पे हमें देखने को मिलता है। और हमारा सिलेबस में भी यही है, 1858 से 1919, जिसमें फिर 1857 की क्रांति होती है ना? कई संस्थाओं की स्थापना होती है, जैसे कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है। तो ये सब मिलके कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद को बढ़ाते हैं, उसके विकास में योगदान देते हैं। सब पर हमारी चर्चा रहेगी। सबसे पहले मैं अब उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रवाद क्या है आपको समझ में आ गया होगा। सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले समुदायों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकता की भावना से संबंधित है। यही राष्ट्रवाद है दोस्तों। आसान भाषा में हमने इसको समझा। ठीक है, क्षेत्रीय राष्ट्रवाद मैंने आपको समझा दिया, ये हमें भारत के इतिहास में कब और कहाँ देखने को मिलता है। और आधुनिक भारत में वही पूरा देश एक होता है, तभी तो हम आज़ाद होते हैं, हमारा देश स्वतंत्र होता है। तो हम कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि जो भारत की जो स्वतंत्रता है, जो भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, उनकी नींव राष्ट्रवाद है कहीं ना कहीं। भाई सब जब एक हुए तभी तो सबने मिलके एक आवाज उठाई, भारत के स्वतंत्र होने की मांग की, अखंड भारत के निर्माण का सपना हमारा सच हुआ। संपूर्ण देश एकता, राष्ट्रीय आंदोलन का रूप। जब संपूर्ण देश एक हुआ तो राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लिया, और इसी से भारत क्या हुआ दोस्तों? स्वतंत्र हुआ। अखंड भारत का निर्माण का जो सपना था वो पूरा हुआ। समझ रहे हो आप? तो ये है दोस्तों आसान भाषा में राष्ट्रवाद। उम्मीद है आपको टॉपिक का मर्म आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि टॉपिक की गहराई में अब आपको उतरना पड़ेगा, उसका मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आ जाए कि भैया राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। चलिए ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रवाद विकास के क्या कारण रहे दोस्तों हमारे देश में। राष्ट्रवाद कैसे आगे बढ़ा, सारे लोग एक सूत्र में कैसे बंधे, उसके कुछ कारण हैं, और वहीं से एग्जाम में प्रश्न बनेगा, ये आप मान के चलिए। अब राष्ट्रवाद विकास के कारणों पर हम चर्चा करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला कारण जो हमारे सामने आता है, शोषणकारी आर्थिक नीतियां। जो अंग्रेजों की जो नीतियां थी वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के विकास में उत्तरदायी थी। अब जैसे कैसे, कौन से कारण, कौन सी नीतियां, और यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। जैसा कि मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही आपको कहा था, अगर आपने ये क्लास 10 से 15 मिनट तक देखी तो आपको इंटरेस्ट आएगा और आप सोचेंगे कि भाई वो टिकटॉक वाला गेम चलता रहे, फटाफट एमसीक्यू करा दो, अब एग्जाम वैसे क्लियर नहीं होगा। टॉपिक की गहराई में आपको उतरना होगा। शोषणकारी आर्थिक नीतियां कौन सी थी जिससे राष्ट्रवाद का विकास हुआ, इसको पहले पढ़ते हैं, फिर मैं एक एक लाइन और एक एक शब्द का मतलब आपको मैं समझाना चाहूंगा। देखिए
आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का उदय विदेशी प्रभुत्व को चुनौती देने के रूप में हुआ। अंग्रेजी शोषणकारी आर्थिक नीतियों से भारतीय कृषि, परंपरागत उद्योग एवं हस्तशिल्प नष्ट होने लगे। अब इस लाइन का यहां तक का मीनिंग आप समझ लीजिए पहले, कि अंग्रेजी शोषणकारी आर्थिक नीतियों से भारतीय कृषि नष्ट होने लग गई। दोस्तों, भी अंग्रेज सर्वप्रथम यहाँ पे व्यापार करने आए थे और उन्होंने धीरे 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 राजनीतिक नियंत्रण यहाँ पे स्थापित किया। किसानों का वो शोषण करने लग गए। दोस्तों, मनचाही कृषि उनसे करवाने लग गए कि भाई तुम तो नील की खेती करो, जूट का उत्पादन करो, जबकि किसान नहीं चाहता कि मैं इसका उत्पादन करूं। तो कहीं ना कहीं भारतीय कृषि अंग्रेजों से प्रभावित हुई। उसके बाद परंपरागत उद्योग समाप्त हो गए। अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों, यहां से वो कच्चा माल उठाते थे सस्ते भाव में, और आवाज आ रही है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ, यहां से कच्चा माल उठाते थे, उसके बाद सस्ते भाव में यहां से माल उठाया, उनको मॉडिफाई किया, वस्तु में परिवर्तित किया, और फिर वापस उन वस्तुओं को लाकर यहीं पे बेचा। कच्चे माल में भी प्रॉफिट और बाद में भी प्रॉफिट। ऊंचे भाव में वो यूरोपियन देशों में भी बेचा करते थे। तो कहीं ना कहीं आर्थिक नीतियों में भारतीय कृषि प्रभावित हुई अंग्रेजों से। भारत के परंपरागत उद्योगों पे प्रभाव पड़ा। उसके बाद हस्तशिल्प नष्ट होने लगे। भारतीय समाज के आर्थिक ढांचे में परिवर्तन आने लगा। अच्छा जी, तो कहीं ना कहीं लोग समझने लगे कि यार कुछ ना कुछ गलत तो हो रहा है। और देखिए, आंदोलन एक दिन में नहीं होता है, धीरे 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 धीरे, एकाएक परिवर्तन नहीं होता है कभी भी, धीरे धीरे होता है परिवर्तन। सर्वप्रथम यह परिवर्तन भूमि एवं कृषि व्यवस्था में आया। गांवों की आत्मनिर्भरता को समाप्त किया गया। भूमि कर लगान की राशि अधिक थी। किसान आंदोलन आप लोग पढ़ते ही हो, बिजोलिया किसान आंदोलन आपने पढ़ा है, बेगू किसान आंदोलन आपने पढ़ा है। वहां पे कितने प्रकार के कर किसानों के ऊपर लगाए जाते थे दोस्तों। कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया। अब किसानों पर विशेष प्रकार की फसलें, रुई, जूट आदि उत्पादित करने के लिए दबाव डाला जाने लगा। जंगल कानून अधिकार पारित कर चारागाहों एवं जंगल की भूमि के उपयोग करने के अधिकार छीन लिए गए। अब देखिए, किसान स्वतंत्र नहीं है, उसके अधिकार छीने जा रहे हैं, तो परेशान होगा ना। और जब हम परेशान होते हैं तो अपना दुख किसी न किसी के साथ शेयर करते हैं, और फिर जब सभी के दुख एक होने लगते हैं तो फिर उनमें कहीं ना कहीं एकता की भावना का विकास होता है, और यही एकता तो राष्ट्रवाद है। शोषणकारी आर्थिक नीतियों की वजह से राष्ट्रवाद का विकास हुआ, उसके ये कुछ कारण हैं। ठीक है ना? मैं भी आगे आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे एग्जाम में, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको धीरे रखना पड़ेगा, मेरी बातों को आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलता हूं मैं थोड़ा सा। और ब्रिटेन के व्यापारियों के हित में भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट किया। भाई भाई, ब्रिटेन के व्यापारी अपना प्रॉफिट देखते थे, भाई भारतीयों को नुकसान हो तो हो। ब्रिटिश नीति के परिणाम स्वरूप सबसे पहले भारत का वस्त्र उद्योग नष्ट हुआ। ठीक है, ब्रिटेन ने अपने उद्योगों के लिए भारत को कच्चा माल उत्पादक देश के रूप में परिवर्तित किया। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि भाई भारत को कच्चा माल उत्पादक के रूप में इन्होंने प्रयोग किया। अंग्रेजों ने ब्रिटेन के कारखानों में बनी वस्तुओं की खपत के लिए भारत का एक मंडी के रूप में उपयोग किया। भी पहले तो कच्चा माल सस्ते भाव से यहाँ से खरीदा, और फिर उसी कच्चे माल से वहां के कारखानों में ले जाके एक बढ़िया वस्तु तैयार की, और फिर उस वस्तु को भारत में आके बेचा। यानी कि दोहरा शोषण, कच्चे माल में भी शोषण और प्रोडक्ट में बेचने में भी शोषण। भारतीय हस्तकार हस्तशिल्पी बर्बाद होने लगे। ब्रिटेन के पूंजीपतियों ने चाय बागान, कोयला खानों, रेलवे, बैंकों आदि में अपनी पूंजी लगाई। स्वदेशी उद्योगों के पतन से भारत की गरीबी में वृद्धि हुई। तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक कारण आपको दिखाई दे रहे हैं ना। इस तरीके से भारत के किसानों का, भारत के लोगों का शोषण होने लगा, और धीरे धीरे लोगों को भी बात समझ में आने लगी। अंग्रेजी शासन में भारतीय समाज में नए वर्ग का उदय हुआ। अंग्रेजों की शोषण नीति से इस वर्ग के आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक हितों का एकीकरण हुआ। मजदूर, पूंजीपति, व्यापारी, बुद्धिजीवी, मध्यम वर्ग आदि में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई।
भाई देखो ऐसा होता है ना, स्वाभाविक सी बात है कि जब केवल एक सिंगल आदमी का शोषण होता है तो फिर लड़ाई उसी को लड़नी पड़ती है, लेकिन जब सबका एक साथ शोषण होना शुरू हो जाता है तो फिर सारे एक मंच पे खड़े हो जाते हैं आके। यहाँ पे लास्ट वाली लाइन आप समझिए, मजदूर पूंजीपति, भारतीयों की बात हो रही है ये। मजदूर पूंजीपति, व्यापारी, बुद्धिजीवी, मध्यम वर्ग आदि में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई, देश के स्तर पर चेतना जागृत हुई, तो फिर कहीं ना कहीं सब एक जगह पे आएंगे, आवाज उठाएंगे, ठीक है ना। तो ये थे दोस्तों आर्थिक कारण, शोषणकारी आर्थिक अंग्रेजों की नीतियां। मैं देखिए कुछ कारणों से आपको और अवगत करवाता हूं। जैसे एक इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था, हालांकि ये आर्थिक कारण नहीं है, अलग कारण है। इल्बर्ट बिल विवाद क्या है पहले इसको आप समझ लीजिए, और फिर यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे उस पर भी बात करेंगे। एक तो आपको ये 1883 का समय आपको ध्यान में रखना है, 1883 है ना, इसको पहले समझते हैं। लॉर्ड रिपन के समय, ये भी ध्यान रखना है कि भैया ये किसके समय की बात है, कौन से गवर्नर जनरल के समय की बात है, तो लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय 1883 ईस्वी में उसकी परिषद के विधि सदस्य पीसी इल्बर्ट ने एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल कहा जाता है। इल्बर्ट बिल क्या है? इस प्रस्ताव में भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियनों के मुकदमों का निर्णय का अधिकार दिए जाने का प्रावधान था। मतलब क्या है भाई साहब, इसका आसान भाषा में समझिए कि जो भारतीय न्यायाधीश थे वो भी अब यूरोपियन लोगों के जो मुकदमे हैं उनको सुनेंगे और उन पर निर्णय दे सकेंगे, कि भारतीय जज अंग्रेजों के भी मुकदमे सुनेंगे और उनको सजा देनी है, जो भी दंड देना है वो निर्णय भारतीय जज भी कर पाएंगे। तो इसका स्वाभाविक सी बात है अंग्रेजों ने विरोध किया, किंतु यूरोपियनों के विरोध के कारण यह बिल पारित नहीं हो पाया। जब ये बात भारतीयों को पता चली कि यार जब हमें यानी कि भारतीयों को यूरोपियन जज सजा दे सकते हैं तो भारतीय न्यायाधीश यूरोपियनों के मुकदमों को क्यों नहीं सुन सकते और उनको क्यों नहीं सजा दे सकते। तो कहीं ना कहीं भारतीयों में ये बात समझ में आई कि शोषण तो हो रहा है हमारे साथ, अन्याय तो हो रहा है। तो यहाँ आपको नहीं लगता कि इस इल्बर्ट बिल विवाद से राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ भारतीयों में? तो कहीं ना कहीं ये भी तो एक कारण है, इल्बर्ट बिल विवाद। अब इल्बर्ट बिल विवाद को लेकर भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कौन से गवर्नर जनरल के समय, कब की बात है, इल्बर्ट बिल विवाद है क्या भाई? अब इसका मतलब आपको क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, तो एग्जाम में कैसे कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलता हूं मैं। ये तो रिपन के समय की बात है। एक और आइए आगे ऊपर, लॉर्ड लिटन की नीति। अब देखिए लिटन ने क्या किया, गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन के कार्यों ने भारतीयों में असंतोष की भावना बढ़ दी। कैसे भाई साहब? इसने 1877 ईस्वी में भयंकर अकाल के समय भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जिसमें ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। 1878 ईस्वी के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समय नोट करो भैया, 1878 ईस्वी का कौन सा एक्ट भैया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अब आपसे यही पूछा जा सकता है कि भैया ये एक्ट क्या है, ये प्रेस एक्ट क्या है? ये खुद बता रहा है कि भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। ये भी राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय भावना को इसने प्रेरित किया कि भारतीय समाचार पत्रों पे प्रतिबंध क्यों, किसने लगाया? लीटन ने। और ये एक नया एक्ट जारी किया 1878 ईस्वी में, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। भारतीय समाचार पत्रों पे प्रतिबंध लगाया और 1878 ईस्वी में शस्त्र एक्ट द्वारा भारतीयों के शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगाया गया, कि भाई भारतीय लोग अब कोई भी शस्त्र नहीं रख सकते, कि हम अत्याचार करेंगे तो तुम अब विरोध नहीं कर पाओगे, शस्त्र नहीं रखोगे तो हमें आंख दिखा नहीं पाओगे। तो भारतीयों को कहीं ना कहीं समझ में आ रही है कि यार गड़बड़ तो हो रहा है, अब हमें एकजुट होना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो कहीं ना कहीं लॉर्ड लिटन की नीतियों ने भी राष्ट्रवाद को बढ़ाया है, ये भी एक कारण है। वरना
क्यूलर प्रेस एक्ट समय याद रखें क्या है, शस्त्र एक्ट क्या है समय ध्यान रखें, दोनों में 1878 ही आएगा, और 1883 का क्या, इल्बर्ट बिल विवाद। तो कहीं ना कहीं ये अंग्रेजों की नीतियों ने भारतीयों को निराश किया, भारतीयों में एकता की भावना जागृत हुई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पहला कारण उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों से राष्ट्रवाद बढ़ा, एकजुटता की भावना है। दूसरा कारण, अतीत के गौरव और महानता की जानकारी होना। अब ये क्या बात है, इससे राष्ट्रवाद कैसे बढ़ा? देखिए, मैं सबसे पहले तीसरे पॉइंट पे आता हूं, इसको पढ़ेंगे हम। फर्ग्यूसन ने भारत में चारों ओर बिखरे प्राचीन मंदिरों और स्मारकों के बारे में अध्ययन किया, उनकी प्रशंसा की। मैक्स मूलर ने वैदिक साहित्य का अध्ययन किया तथा इसके आधार पर भारत की संस्कृति को विश्व की अत्यंत प्राचीन संस्कृति, वेदों को सबसे प्राचीन ग्रंथ बताया। इससे पता चला कि जब यूरोप में सभ्यता प्रारंभ भी नहीं हुआ था, उस समय भारत में अत्यंत विकसित संस्कृति थी, सोने की चिड़िया। जब इस तरह का साहित्य प्रकाशित हुआ, भारतीयों ने इसको पढ़ा, तो उनको लगा कि यार ये जो यूरोप वासी हमारे ऊपर अधिकार कर रहे हैं, हमारी संस्कृति तो बहुत प्राचीन है, हमारा साहित्य तो बहुत ही समृद्ध था, समझ रहे हैं आप? तो कहीं ना कहीं भारतीयों में इस भावना का विकास हुआ। आज भी हमारे कई युवा भारतीय संस्कृति पे, भारतीय सभ्यता पे आवाज उठाते हैं कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, वो नहीं है। अरे भैया, आप वेदों का इनका अध्ययन किया क्या आपने? भारतीय संस्कृति को आपने समझा क्या? आज भी साइंस, जो हमारे साहित्य में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, साइंस उनको आज प्रूव कर रहा है कि हाँ ये बात सही है। साइंस को आज ये बात समझ में आ रही है, समझ रहे हैं आप? तो इस प्रकार हमारे अतीत के गौरव और महानता की जानकारी जब लोगों को समझ में आई, तो उनमें इस तरह की भावना विकसित हुई कि अब हमें आवाज उठानी चाहिए। और देखिए, कुछ अंग्रेज विद्वानों जैसे विलियम जोन्स, प्रिंसप, मैक्स मूलर, फर्ग्यूसन और एक भारतीय इतिहासकार राजेंद्र लाल मित्रा द्वारा भारतीय इतिहास का लेखन प्रारंभ हुआ। ये सभी विद्वान विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से जुड़े थे। अब ये देखिए, अंग्रेज विद्वान थे, उन्होंने भी भारतीय इतिहास को लिखा, तो कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस आई, उनको पढ़ा तो, और हमारे अतीत के बारे में हमने जाना। विलियम जोन संस्कृत का विद्वान था, उसने कुछ प्राचीन संस्कृत की पुस्तकों के अंग्रेजी अनुवाद किए, जिससे प्राचीन इतिहास की जानकारी हुई। प्रिंसप ने भी भारतीय इतिहास की जानकारी दी। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर देता हूँ। आप सभी की डिमांड होगी कि इसका पीडीएफ हमें कहाँ मिलेगा, तो इसका पीडीएफ आपको कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये थियोरेटिकल पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद में आपको हर टॉपिक के लगभग 150 क्वेश्चन आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए, जिसमें अच्छे स्तर वाले क्वेश्चन होंगे। और उस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करें कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन पे। आप कहेंगे कि सर अब आप प्रमोशन कर रहे हो, बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज आपसे लिया जाएगा, लगभग 50 रुपए के आसपास का, ठीक है ना? ये देखिए, राजस्थान आरबीएससी ग्रेड फर्स्ट इंडियन हिस्ट्री टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, जितने भी इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड में, उनके टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको। जैसे भगत सिंह के 150 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, रास बिहारी बोस, महात्मा गांधी, राष्ट्रवाद। तो पहले आप टॉपिक को पढ़ें, और टॉपिक को पढ़ने के बाद बढ़िया 100-150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड करें, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये पीडीएफ भी आपको इसी में अवेलेबल हो जाएगा, फ्री में अवेलेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और टेस्ट का एक नॉमिनल चार्ज हमने रखा है, जो कि बहुत नॉमिनल चार्ज है, आप आराम से पे कर सकते हैं। और फिर भी कोई विद्यार्थी पे करने में समर्थ नहीं है, तो बिल्कुल आप मुझसे बात करें, उनको फ्री एक्टिवेट कर दिया जाएगा, ठीक है? चलिए टॉपिक को वापस आगे बढ़ाते हैं। तो दूसरा कारण क्या है? अतीत के गौरव और महानता की जानकारी के ये कुछ पॉइंट है, आपको समझ में आ गए होंगे। इंडियन वर्नाक्यूलर सोसाइटी के द्वारा राजेंद्र लाल मित्रा द्वारा संपादित विविध
विविधार्थ संग्रह नामक ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये जो भी ये डेटा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ना, आरबीएससी और एनसीईआरटी किताबों का ये डेटा है ना। तो इस पे आप संदेह मत कीजिएगा कि ये सही है गलत है, बिल्कुल ये ऑथेंटिक सोर्सेस से लिया हुआ है। मैं आपको बुक भी बता देता हूँ, देखिए ये हमारे राजस्थान में बहुत पहले ये बुक चलती थी। ये देखिए, भारत का इतिहास एवं संस्कृति, ये बुक मेरे पास है। ये कब की पब्लिश बुक है? 2009 की। ये देख लीजिए आप, वो कैमरे में दिखा देता हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर 2009, गवर्नमेंट की बुक है और बहुत शानदार इसमें कंटेंट है। बुक की टेंशन आप मत लीजिए, आपके पास बुक है या नहीं है। ये डेटा ऑथेंटिक एनसीईआरटी आरबीएससी की किताबों से लिया है, एक बुक का डेटा नहीं है ये। तो बिल्कुल आप निश्चिंत होके विश्वास के साथ आप अध्ययन कीजिए, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इंडियन वर्नाक्यूलर सोसाइटी के द्वारा राजेंद्र लाल मित्रा, अब ये ग्रंथ आपको ध्यान में रखना है, विविधार्थ संग्रह नामक ग्रंथ का प्रकाशन किया। इसमें भारत के प्राचीन इतिहास पर लेख थे। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? राजेंद्र लाल मित्रा का ये ग्रंथ आरबीएससी में लिखा हुआ है, क्वेश्चन तो इधर से ही बनते हैं ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप, विविधार्थ संग्रह राजेंद्र लाल मित्रा। भारत की प्राचीन गौरवपूर्ण संस्कृति के ज्ञान से देश में आत्मविश्वास जागृत हुआ तथा सुनहरे भविष्य की कल्पना की जाने लगी। अनेक यूरोपियन विद्वानों ने उपनिषदों के ज्ञान को विश्व कल्याण के लिए महत्वपूर्ण बताया। देख लीजिए आप, अनेक यूरोपियन विद्वानों ने उपनिषदों के ज्ञान को विश्व कल्याण के लिए महत्वपूर्ण बताया। अंग्रेज लोग खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा ये बात। राजा राम मोहन राय ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में ब्रह्म समाज की प्रार्थना में उपनिषदों के अंश सम्मिलित किए। राजा राम मोहन राय ने भी यूरोपियन संस्कृति, अंग्रेजी शिक्षा पे बल दिया था, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। अतीत के गौरव और महानता की जानकारी जब भारतीयों को हुई तो उनमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। समझ गए? दो कारण हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर पे बात करते हैं, राष्ट्रवाद का विकास और कैसे हुआ। कहीं ना कहीं हम मोटिवेट होते हैं, जैसे आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपके कई दोस्त तैयारी कर रहे होंगे, उनमें से कुछ का सिलेक्शन हुआ होगा और उनको देख के कहीं ना कहीं आपके अंदर भी मोटिवेशन आया होगा, अरे यार इसने फाइट कर दिया एग्जाम, मैं भी कर सकता हूँ। यही चीज़ भारतवासियों के साथ हुई। कैसे? यूरोप, अमेरिका, जापान आदि की घटनाओं की जानकारी जब भारतीयों को पता चली कि भाई ये देश भी तो संघर्ष कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं गलत के खिलाफ, तो हमें भी कहीं ना कहीं एकजुट होना चाहिए। देखो समझाते हैं आपको। जापान का चीन पर विजय, और जापान जैसे देश ने चीन पर फतेह हासिल कर ली। कब की बात है? 1894-95 की बात है। जब ये बात भारतीयों को पता चली तो उनको लगा कि यार हम क्यों नहीं कर सकते। और देखिए, जापान का रूस पर विजय, रूस को भी हरा दिया जापान ने 1904 और 5 में, ये भी पता चला। फिर उसके बाद अमेरिकी स्वतंत्रता 1776, फ्रांस की क्रांति 1789 में, इससे सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिला था। और देखिए, यूरोप में 1830 1848 में होने वाली क्रांतियों की जानकारी बंगाल में छपने वाले समाचार पत्रों से हुई, पढ़ा भारतीयों ने। जर्मनी और इटली की एकीकरण और उनके राष्ट्रवाद ने भारतीयों को प्रभावित किया। 1822 में ब्राजील के स्वतंत्रता आंदोलन की जानकारी मिली। ये जब सारी घटनाएं भारत में आने लगी, भारत के मजदूर पूंजीपतियों, ये जो स्टार्टिंग में मैंने पॉइंट बताया था ना आपको, ये देखिए, भारत के मजदूर पूंजीपतियों, व्यापारी, बुद्धिजीवियों को जब ये सारी बातें पता चली, समझ में आई, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ, दिमाग की बत्ती जली, राष्ट्रवाद का विकास हुआ। समझ गए? संयुक्त राज्य अमेरिका का विकास होने लगा। मेक्सिको ने स्पेन से स्वतंत्रता प्राप्त की। यूनान की तुर्की सत्ता से स्वतंत्रता संघर्ष की घटनाएं कलकत्ता के विद्यार्थियों में विचारों को प्रेरित करती थी। तो ये सारे कारण है भैया, अंतरराष्ट्रीय कारण भी इनको हम बोल सकते हैं, है ना। अभी मैं आगे आपको एक इंपॉर्टेंट बात और समझाऊंगा। ये मैंने कुछ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं।
एक अलग तरीके से राष्ट्रवाद के कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, विदेशी तत्वों की भूमिका। इस टॉपिक को अलग तरीके से भी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चंस की प्रकृति क्या रहेगी, सब कुछ आपको समझ में आएगा। सेशन थोड़ा सा लंबा रहेगा बस, है ना। चलो जी। तो ये दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हाँ, इनसे भी प्रभावित हुआ था, कि भाई फ्रांस की क्रांति से भी प्रभावित हुए थे। जापान का रूस पर विजय, चीन पर विजय, अमेरिकी स्वतंत्रता, और ये छोटे छोटे देश आजाद हो रहे हैं, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है राष्ट्रवाद के उदय होने में। नेक्स्ट आ जाओ भैया, थर्ड नंबर पे, छापाखाने प्रारंभ होने से अखबार और साहित्य छपना। बड़ा रोल है ही, अखबार का तो बहुत बड़ा रोल है। इसको मैं समझाता हूँ आज आपको वर्तमान के दृष्टिकोण से देखते हुए। आपने एक वो नीले ड्रम वाला कांड सुना होगा, तो अब कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस आ गई ना, कि भाई शादी सोच समझ के करनी है, सही जीवन साथी मिलना जरूरी है। तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है, अखबार से। भाई अखबार ही तो पढ़ रहे हो, आपको थोड़ी पता है कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इनका भी तो योगदान है अवेयरनेस में। अब इसको हम राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण से पढ़े। 1800 ईस्वी में ईसाई ईसाई मिशनरियों द्वारा कलकत्ता के समीप सेरामपुर में छापाखाना खोला, ईसाई मिशनरियों ने। ठीक है, अगले 20 वर्षों में कलकत्ता, भारत के अन्य भागों में बहुत से छापेखाने खुल गए। इनका परिणाम यह हुआ कि स्थानीय भाषाओं में अखबार छपने लगे। इससे लोगों में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। अच्छा जी, ठीक है, ये तो एक बेसिक सी बात है कि भी हाँ, धीरे धीरे ऐसे हुआ। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जो एग्जाम में क्वेश्चन बना सकती है, सेकंड वाली। 1853 में प्रारंभ हुए हिंदू पेट्रियट, ये अखबार का नाम है भैया, हिंदू पेट्रियट। कब की बात है, 1853 की। हिंदू पेट्रियट ने हरीश चंद्र मुखर्जी, ये नाम भी ध्यान रखना है हरीश चंद्र मुखर्जी का, और कृष्णोदास, ये दास कर लेना, कृष्णोदास पाल, ये दो व्यक्ति हैं, हरीश चंद्र मुखर्जी और कृष्णोदास पाल, जो कि हिंदू पेट्रियट से संबंधित हैं। अच्छा जी, उसके बाद 1862 में प्रारंभ हुए इंडियन मिरर ने नरेंद्र नाथ सेन, अब ये इंडियन मिरर अखबार का नाम है और ये नरेंद्र नाथ सेन का नाम है। ठीक है, 1865 में प्रारंभ हुए नेशनल पेपर ने गोपाल मिश्रा के, ये संपादकीय कार्य इन लोगों ने किया था, संपादकीय कार्य में जन जागरण का महान कार्य किया। तो ये अखबारों के नाम है जिन्होंने जन जागरण का कार्य किया। हिंदू पेट्रियट, इंडियन मिरर, नेशनल पेपर, ये नाम भी देख लेना भाई, इनसे संबंधित व्यक्ति कौन है, गोपाल मिश्रा, नरेंद्र नाथ सेन। और ये इंडियन मिरर वाला तो अभी क्वेश्चन आया है दोस्तों, आरपीएससी ने अभी एईएन का पेपर लिया था 28 सितंबर 2025 को, उसमें ये क्वेश्चन देख लेना, इंडियन मिरर का संबंध किससे है, नरेंद्र नाथ सेन से। ठीक है ना। तो इन्होंने इस प्रकार से, इन समाचार पत्रों ने कार्य किया, राजनीतिक चेतना का भारतीयों में विकास हुआ। इनको भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आएंगे आपके सामने कि इन समाचार पत्रों ने राष्ट्रवाद में अपना योगदान दिया। समझ रहे हो आप, जैसे हिंदू पेट्रियट का नाम आ गया, इंडियन मिरर का नाम आ गया, इससे संबंधित ये व्यक्ति हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखें। अमृत बाजार पत्रिका ने, ये पत्रिका है सर, ने पहले बंगाली और फिर अंग्रेजी माध्यम से राष्ट्रीय भावना जागृत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आगे चलकर अंग्रेजी, बंगाली तथा अन्य भारतीय भाषाओं के अन्य अनेक अखबारों का भी युगों को जागृत करने में अत्यधिक योगदान रहा, जिससे ये देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है, जिसमें तिलक द्वारा मराठी में छपने वाला केसरी, अंग्रेजी में छपने वाला मराठा। तो ये भैया, ये दो अखबार तो वैसे आपको याद ही होंगे, केसरी और मराठा। ये किससे संबंधित है, बाल गंगाधर तिलक। ये भी आरबीएससी की बुक से ही लिया है मैंने, तो इनको भी आप ध्यान में रखें। तो इनका योगदान रहा है। उम्मीद है तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। छापे खाने का प्रारंभ होने से अखबार, अखबारों की हमने बात की, कुछ महत्वपूर्ण अखबारों की। अब साहित्य की ओर चलते हैं हम। ये देखिए साहित्य, अखबारों के अलावा बंगाली तथा अन्य स्थानीय भाषाओं में लिखी कविताओं, उपन्यासों, लेखों तथा प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का भी राष्ट्र को जागृत करने में योगदान रहा। इनमें देखिए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है दोस्तों, दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ का नाम आपने सुना ही होगा, इनका भी योगदान रहा दोस्तों।
तो ये ध्यान रखें, नाम दुर्गेश नंदिनी और आनंद मठ किससे संबंधित है? बंकिम चंद्र चटर्जी से। रमेश चंद्र दत्त के ऐतिहासिक और सामाजिक उपन्यासों ने भी नई चेतना उत्पन्न करने का कार्य किया, ठीक है। उदयपुर की राजकुमारी कृष्णा कुमारी, अगर आपने राजस्थान का इतिहास पढ़ा है तो कृष्णा कुमारी के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। कृष्णा कुमारी की घटना पर लिखा मधुसूदन दत्त का नाटक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट बन सकता है क्वेश्चन कि उदयपुर की जो राजकुमारी कृष्णा कुमारी की जो घटना है उस पे नाटक किसने लिखा? मधुसूदन दत्त का नाटक बहुत विख्यात हुआ। दीनानाथ मित्रा ने कई नाटक लिखे, जिसमें 1860 में लिखे नील दर्पण ने अंग्रेजों द्वारा नील की खेती करने वाले किसानों पर होने वाले अत्याचारों का रोंगटे खड़े कर देने वाला वर्णन है। पूछा जा सकता है भैया नील दर्पण किसका है? किसका है? दीनानाथ मित्रा। ठीक है ना, चिंता मत करना, अभी आप सुन लीजिए, बाकी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आराम से देख के आप नोट्स बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से छापे खाने में प्रारंभ होने वाले अखबारों से, साहित्य की रचनाओं से चेतना का विकास हुआ सर। चौथे नंबर का कारण, ब्रिटिश शासन का योगदान। क्या ब्रिटिश शासन का भी योगदान रहा राष्ट्रवाद के विकास में? थोड़ा सुनने में अजीब हो सकता है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, क्या भाई विज्ञान अभिशाप भी है और एक वरदान भी है, वैसे ही मोबाइल क्या है? एक वरदान भी है और एक अभिशाप भी है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दोनों इसके अपने अपने बिंदु हैं। कैसे? राष्ट्रीय भावना के जन जागरण में अंग्रेजों का जो शासन था उसका सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार से योगदान रहा। कैसे? अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ इस प्रकार से। जैसे रेलों की हम बात करें, ट्रेन की हम बात करें, रेल व्यवस्था, पटरियां, ये लेकर कौन आए थे? अंग्रेज। हालांकि अंग्रेजों ने ये सब स्थापित अपने लिए किया था, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट हमें भी मिला उसका। ये आना जाना आसान हुआ, लोगों का आपस में संपर्क बढ़ा, मिलन बढ़ा। समझ रहे हो आप? तो राष्ट्रीय भावना के जागरण में अंग्रेजी शासन का सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार से योगदान रहा। अंग्रेजी शिक्षा और साहित्य का प्रसार, यातायात, संचार के साधनों का विकास, जैसे वही पोस्ट ऑफिस, डाकघर वाला, साधनों का विकास, भारतीय समाज और धर्म में फैली रूढ़ियों और अंधविश्वास की कटु आलोचना की। भाई जैसे सती प्रथा की बात करते हैं, अब उसको अंग्रेजों ने ही बंद किया ना। अब सती प्रथा तो गलत है ही ना, अब उन्होंने बंद किया, उन्होंने आलोचना की, तो अब आज वो इस प्रकार की जो अंधविश्वासों से भरी हुई जो भी ये परंपराएं हैं हमारी, फैली रूढ़ियां हैं अंधविश्वास की, इन्होंने कटु आलोचना थी, तो उनका बेनिफिट भी हमें मिला है। तो ये हुआ सकारात्मक प्रभाव। और नकारात्मक क्या है? उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए सब किया था। ब्रिटिश शासकों द्वारा किए गए ऐसे कार्य हैं जिनसे राष्ट्रीयता के जागरण में सहयोग मिला, यद्यपि ये सभी ऐसे कार्य हैं जिनका उद्देश्य साम्राज्यवाद हितों की पूर्ति करना ही था। भी अंग्रेजों ने तो अपने लिए किया था, लेकिन बेनिफिट हमें भी मिला। तो ये है ब्रिटिश शासन का योगदान। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे प्रशासनिक एकीकरण। अंग्रेजी सरकार ने अपने हितों के लिए एक समान कानून और एक प्रकार की न्याय व्यवस्था स्थापित की। एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था से भारतीय लोगों में पारस्परिक संपर्क बढ़ा। इसके परिणाम स्वरूप भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। और यातायात वाली बातों में आपको समझा ही चुका हूँ भाई, यातायात और संचार के साधनों का विकास अंग्रेजों ने किया, तो उसका बेनिफिट हमें कैसे मिला, इसमें लिखा है, देखिए। रेलवे, मोटर और आवागमन आवागमन के अन्य आधुनिक साधनों ने सामाजिक स्तर पर भारतीयों को एक सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण कार्य किया। आवागमन के साधन अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा के माध्यम थे, किंतु इसने भारतीयों को राजनीतिक आंदोलन के लिए संगठित करने का कार्य किया। तार, डाक आदि संचार के साधनों ने विचारों के आदान प्रदान, राजनीतिक आंदोलनों के कार्यक्रमों निश्चित करने में सहायता प्रदान करते थे। भाई हम आंदोलन कर रहे हैं तो संदेशों का आदान प्रदान तो होगा ना, तो उसके लिए साधन की जरूरत है, तो संचार के साधन भी अंग्रेज लेके आए, तो इनका हमें भी बेनिफिट मिला। हालांकि वो लेके आए थे अपने लिए, लेकिन हमें भी तो लाभ मिला। वही तो मैं कह रहा हूँ आपको। तो इस प्रकार से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से योगदान रहा ब्रिटिश शासन का। ठीक है, चलिए पांचवें कारण पे चलते हैं अब हम।
जिससे राष्ट्रवाद का विकास हुआ, राष्ट्रवाद को बढ़ाने में इस कारण की क्या भूमिका रही, इसको समझते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव, जो क्रांति हुई 1857 की, उसको समझते हैं। और देखिए, सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि बातें आपको समझ में आ रही है क्या। और ये हमारी पूरी सीरीज चलेगी, अभी इसके आगे और वीडियोस आएंगे, टॉपिक बड़ा है, ये हमारा पहला वीडियो है इस टॉपिक में, अभी आगे और वीडियोस आएंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगामी वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से अंग्रेजों का साम्राज्य खतरे में पड़ गया, ठीक है, तथा इस युद्ध में दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध अमानुषिक कृत्य हुए। इस युद्ध के पश्चात अंग्रेज भारतीयों से बहुत अधिक घृणा करने लगे तथा उन्हें अकारण अपमानित करने लगे। अब देखिए साहब, क्रांति हुई, क्रांति हालांकि असफल रही, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लड़ना तो आ गया, आवाज उठाना तो आ गया। भाई सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हो, मैं ये कह सकता हूँ कि 90% लोग पहले अटेम्प्ट में पास नहीं होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में, कुछ होते भी हैं सुपर इंटेलिजेंट लोग, लेकिन आपको अपनी गलतियों का एहसास होता है कि हाँ यार, मैंने मॉक नहीं लगाए थे, नोट्स नहीं बनाए थे, कंसिस्टेंसी नहीं थी। तो भारतीयों को ये अपमानित करने लगे। मामूली से मामूली अंग्रेज बड़े से बड़े सम्मानित भारतीयों को अपमानित करने में नहीं झिझकता था। भारतीय नौकरों और अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ पशुवत व्यवहार होता था। अंग्रेजों के क्लबों में भारतीय नहीं जा सकते थे। अब बताइए, कहीं ना कहीं लगेगा ना कि यार ये तो गलत ही हो रहा है। सम्मान की बात आ रही है। रेल की उच्च श्रेणी में यात्रा करने वाले भारतीयों के साथ अंग्रेज दुर्व्यवहार कर सकते थे, भारतीय अपमानजनक महसूस करते थे, सारी बातें आपको पता है। तो ये सब घटनाएं, मैंने आपको क्या कहा, राष्ट्रवाद आप पढ़ रहे हो, राष्ट्रवाद का उदय, इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये परिवर्तन एकाएक नहीं आया, धीरे धीरे शनै शनै चीजें बढ़ती गई, इवेंट्स घटते गए, और फिर वो कहते हैं ना कि पानी अब भैया नाक के ऊपर आ गया, गले से ऊपर आ गया। और फिर इसी राष्ट्रवाद की भावना ने किसका रूप ले लिया, राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया। और फिर राष्ट्रीय आंदोलन से क्या हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ, अखंड भारत का सपना देखा जाने लगा। आ जाइए, यहाँ पे हम समझ में आ गई कि भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा, ठीक है। किसी अंग्रेज द्वारा भारतीयों के प्रति बुरे से बुरा व्यवहार करने पर उसे सजा पाने का भय नहीं था। मैं अंग्रेज गलत से गलत कृत्य करते थे भारतीयों के साथ, लेकिन उनको डर नहीं था किसी भी बात का, बल्कि उनके विरुद्ध मुकदमा दायर करने पर हिंदुस्तानियों को डर लगता था। बताओ, यदि कभी कोई मुकदमा भी होता तो अंग्रेज के लिए सजा बहुत हल्की होती थी। अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमा अंग्रेज न्यायाधीशों द्वारा ही सुना जाता था। अब आप बताइए, अंग्रेजों के मुकदमे अंग्रेज न्यायाधीशों के द्वारा ही सुने जा रहे हैं, अब वो कौन सी उनको सजा देंगे। अरे भैया, यही तो था इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद मैंने यही तो समझाया था आपको। 1883 में ये एक्ट आया था कि भाई अंग्रेजों के मुकदमे भारतीय जज नहीं सुनेंगे, क्योंकि भारतीय जज तो फिर गलत होने पे सजा देते, इसीलिए तो इसका विरोध किया, इसको पारित होने नहीं दिया। रिलेट कर पा रहे हो मेरी बात को। 1864 में एक कानून द्वारा भारतीयों को कोड़े मारने की अमानुषिक सजा का प्रावधान किया गया। बताइए, 1878 में 75,000 से अधिक लोगों को कोड़े मारने की सजा सुनाई गई थी। अंग्रेज अधिकारी भारतीयों के जीवन की कोई कीमत नहीं समझते थे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, स्वेज नहर के खुलने से भारत, इंग्लैंड और भारत के बीच यात्रा के समय लगने वाला जहाज से यात्रा प्रारंभ होने पर अंग्रेज भारत में अधिक संख्या में परिवार सहित रहने लगे। मतलब वो स्वेज नहर खुल गई थी तो आवागमन आसान हो गया था, तो अंग्रेज कई परिवार फिर भारत में रहने लग गए थे, ठीक है। इससे भारतीयों की संख्या, उनका मेल जोल बहुत कम हो गया, और तथा भारतीयों और अंग्रेजों के बीच दूरी बढ़ गई। इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ। भाई अंग्रेज बहुत ज्यादा यहाँ पे रहने लग गए। हम्म
अब फिर वो होता है ना कि एक जैसी कम्युनिटी के लोग आ जाते हैं तो फिर वो उनके साथ ही रहना पसंद करते हैं। तो जब अंग्रेज बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आ गए तो फिर भारतीयों के साथ उनका मेल जोल कम होने लग गया, बायकॉट करने लग गए। भाई नहीं, भारतीय देखते ही उनकी दिमाग में आ जाती थी कि भाई बहिष्कार करना है, इनका परेशान करना है भारतीयों को। तो जब ये इस तरह के इवेंट्स घटित हुए तो वही राष्ट्र राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ, जागृत हुई, एकता की भावना का विकास हुआ, और यही तो राष्ट्रवाद है। ठीक है, तो ये 5 कारण हमने डिस्कस कर लिए हैं। छठे कारण पे आ जाओ। धर्म सुधार और समाज सुधार के आंदोलन हुए देश में, इनसे राष्ट्रवाद कैसे बढ़ा। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ में धर्म और समाज में फैली हुई कुरीतियों के विरुद्ध शुरू हुए ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अब स्टेटमेंट में पूछे जाएंगे इस तरह से प्रश्न आपके, क्या कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ होने में क्या इनका योगदान था, आर्य समाज का योगदान था? बिल्कुल था। ब्रह्म समाज के प्रारंभकर्ता राजा राम मोहन राय, मेरे ख्याल से सब जानते हैं, ध्यान रखें। भारत में आधुनिकता का जनक इनको कहा जाता है। इन्होंने समाज को स्वस्थ बनाने के लिए आधुनिक शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया। उन पर वेदांत के विचारों का भी प्रभाव था। वेदांत सुनते हो ना, आचार्य प्रशांत, वेदांत, ठीक है, समझ गए आप लोग। उन्होंने प्रेस की आजादी के लिए संघर्ष करते, विचार स्वतंत्रता के अधिकार के लिए संघर्ष का प्रारंभ किया। तो ये इस प्रकार से ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय ने, भाई प्रेस को तो आज़ादी मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता पे बात उठने लगी। तो धीरे धीरे जागरूकता तो आती है ना लोगों में। भाई एक ही बात आप रोज रोज सुन रहे हो, वो भी कह रहा है, वो भी कह रहा है, तो धीरे धीरे लोगों में एकता की भावना विकसित होने लगी। तो इसमें धर्म सुधार और समाज सुधार आंदोलनों का भी योगदान रहा है, जिसमें हमने ब्रह्म समाज की हमने बात कर ली है। ब्रह्म समाज के दूसरे प्रमुख नेता केशव चंद्र सेन सामाजिक समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर थे। उन्होंने सारे देश की यात्रा करके विभिन्न पंथों को जोड़ने का कार्य किया। ठीक है, देश भर में हिंदी भाषा के प्रयोग पर जोर दिया। राष्ट्रीय एकता के लिए उनका बड़ा योगदान है ना। ये नॉर्मल नॉर्मल सी बातें, इनमें समझाने की कोई बात नहीं है। ये ब्रह्म समाज की बात की हमने। आर्य समाज पे आ जाओ। आर्य समाज का पंजाब पर अधिक प्रभाव था। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, जानते हैं आप मेरे ख्याल से। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ, ये ग्रंथ का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन है इसके रचयिता। इस ग्रंथ को रचकर समाज में स्वदेशी विचार की लहर पैदा की। स्वामी दयानंद ने स्वदेशी आचार विचार पर जोर दिया। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया। वे राजनीतिक स्वतंत्रता को आर्य समाज का उद्देश्य मानते थे। उन्होंने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। मेरे ख्याल से अब इनमें ज्यादा समझाने का कुछ नहीं है, सुनकर ही आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। मैं आगे बढ़ता हूँ, ज्यादा टाइम इसमें हम नहीं लेंगे। आ जाइए साहब स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में, समय याद रखना है, शिकागो के धर्म सम्मेलन में वेदांत के उपदेश द्वारा सम्मान प्राप्त करके देश का मस्तक गर्व से ऊंचा किया। 1893, 93, ध्यान रखें, सब जानते हैं हालांकि ये बात। स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रवाद को ही धर्म बना दिया। ठीक है, वे भारत की मिट्टी को अपना स्वर्ग कहते थे और सब भारतीयों को अपना भाई मानते थे। उन्होंने सामान्य लोगों को ऊपर उठने पर जोर दिया। गरीबों के लिए दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग किया। किसने किया था? विवेकानंद ने। ये मैं नहीं गिरा, ऑथेंटिक किताबें कह रही, ये शब्द वहीं से लिए हैं हमने। राजनीतिक स्वतंत्रता, अतीत पर अभिमान, एकता, भाईचारा, गरीबों और दलितों को ऊपर उठाना तथा शारीरिक स्वास्थ्य उनके 5 मूल मंत्र थे। ये ध्यान रख लेना भैया, 5 मूल मंत्र दिए थे स्वामी विवेकानंद ने। कौन से? पहला राजनीतिक स्वतंत्रता, दूसरा अतीत पर अभिमान, तीसरा एकता और भाईचारा, ठीक है, चौथा गरीबों और दलितों को ऊपर उठाना, और पांचवा शारीरिक स्वास्थ्य। ये उनके कार्यक्रम के 5 मूल मंत्र थे विवेकानंद जी के। उनका कहना था कि अगले 50 वर्षों में भारत माता की सेवा ही एकमात्र धर्म है। उन्होंने राष्ट्र के उत्थान के लिए अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम से रामकृष्ण मिशन नामक संस्था प्रारंभ की। गरीबों के उत्थान के लिए
मध्य वर्ग के पढ़े लिखे साधु भर्ती किए किसने? विवेकानंद जी ने, है ना। बहुत ही मतलब आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपको इनके जीवन से सीखने को मिलेगा। बाकी तो हम ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ध्यान रखें आप। 5 मूल मंत्र दिए, शिकागो सम्मेलन, है ना, दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग किया, मध्य वर्ग के पढ़े लिखे साधु भर्ती किए इन्होंने, है ना। तो ये धर्म सुधार समाज सुधार आंदोलन, एनी बेसेंट के नेतृत्व में थियोसॉफिकल सोसाइटी, रानाडे के नेतृत्व में प्रार्थना समाज की भी देश के लोगों में जागृति फैलाने में योगदान रहा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का संबंध किससे है? एनी बेसेंट से है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये मैंने 6 कारण आपको बताए, मर्म आपको समझ में आ गया होगा कि ये राष्ट्रवाद है क्या। अब देखिए थोड़ी सी चर्चा हम अलग तरीके से और करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है। जैसे मैंने तो ये सेपरेट कारण आपको बता दिए, क्या हम इन कारणों को कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? जैसे जैसे मैं अपने नोट्स पे चलता हूँ, राष्ट्रवाद के कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, विदेशी तत्वों की भूमिका। अब राजनीतिक कारणों में जो भी राजनीति से जुड़ी हुई चीजें हैं वो आपसे पूछी जा सकती है। जैसे राजनीतिक कारणों में हम बात करें, भी 1857 की क्रांति, 1855 में, 85 में कांग्रेस की स्थापना, ब्रिटिश शोषक नीतियां, डलहौजी की, वेलेजली की, लिटन की, रिपन की, इल्बर्ट बिल विवाद। समझ रहे हो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रवाद के विकास में निम्न में से कौन सा राजनीतिक कारण है? कौन कौन से हैं? 3-4 कारण दे देंगे, समझ गए आप, कौन सा नहीं है। तो आप कॉमन सेंस से भी इनको कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, भी राजनीति से जुड़े हुए कारण कौन से हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं, है ना। जैसे हम बात करें आर्थिक कारण कौन से हैं, भी जैसे कृषि की बात कर सकते हैं हम, भारतीय कृषि समाप्त होने लगी, वाणिज्यिकरण होने लग गया, भारत को कच्चे माल के रूप में और मंडी के रूप में अंग्रेज प्रयोग करने लग गए थे। तो ये सब क्या है? आर्थिक कारण है। जैसे मैंने कुछ मेंशन किए हैं, धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था, है ना। उद्योगों का विनाश कर दिया अंग्रेजों ने, है ना। हस्तशिल्प उद्योग, परंपरागत उद्योग हमारे समाप्त होने लग गए थे। तो ये सब आर्थिक कारण हैं जिन्होंने राष्ट्रीयवाद को बढ़ाया है, राष्ट्रवाद को। सामाजिक कारण, सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए, स्वदेशी पे बल दिया, दयानंद सरस्वती ने क्या कहा? भारत भारतीयों के लिए है। तो ये सब सामाजिक कारण हैं, जिसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद, ये सब आप इसमें इस कैटेगरी में रख सकते हैं सामाजिक कारणों में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा सामाजिक कारण नहीं है? राजनीतिक कारण नहीं है, 3 वो उसमें से दे देगा, एक दूसरी कैटेगरी में से ले लेगा, है ना। तो ये थोड़ी सी समझ आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। और अब खेल समझ गया है, मेहनत तो करनी ही होगी आपको, लेकिन मेहनत के साथ 3 घंटे जो वहां पे रहने वाले हैं पेपर में, उसमें आपको अपना माइंड वहीं पे रखना है, एक समझ आपके अंदर विकसित होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम क्वेश्चंस को ऑप्शन देख के भी सॉल्व करते हैं, और ऑप्शन कब समझ में आएंगे आपको? जब आपने टॉपिक को डीपली आपने पढ़ा होगा, टॉपिक की बेसिक नॉलेज आपको होगी। तो ये आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारणों में अंग्रेजी शिक्षा, रेल यातायात के साधन, संचार के साधन, समाचार पत्रिकाएं, विभिन्न सांस्कृतिक महोत्सव, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने बहुत सारे सांस्कृतिक महोत्सव चलाए थे दोस्तों। तो ये सब सांस्कृतिक कारण है। विदेशी तत्वों की भूमिका, क्या इसने राष्ट्रवाद को बढ़ाया? राष्ट्रवाद के उदय में अपनी भूमिका निभाई, बिल्कुल। भाई अमेरिकी स्वतंत्रता, फ्रांस की क्रांति, जापान का चीन पर विजय, तो हम विदेशी तत्व की भूमिका में ये सब कारण रख सकते हैं। ये कैटेगरी हमने बना दी। तो ये था दोस्तों राष्ट्रवाद के उदय होने के कारण। अब देखिए, आपको अगर इस टॉपिक पे पकड़ हासिल करनी है तो एक काम आपको करना पड़ेगा, एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, कपिलांश एकेडमी। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पे हमने ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, जिसमें राष्ट्रवाद के मैंने 4-5 टेस्ट डाल दिए हैं। तो इस क्लास को आपने पढ़ा, अब उसके क्वेश्चन आप लगाइए। जब आप 100-150 क्वेश्चन करेंगे
तो जो गलतियां आप करेंगे आपको रियलाइजेशन होगा। ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में प्रश्नों की व्याख्या भी आपको मिलेगी और अच्छे स्तर के प्रश्न मिलेंगे। मैंने सैंपल के लिए 1-2 टेस्ट फ्री किए हैं, शुल्क नाम मात्र का है, मात्र 50 रुपये के आसपास ये टेस्ट सीरीज है। तो आप पहले गुणवत्ता चेक करें, 1-2 सैंपल टेस्ट वहाँ पे लगाएं, फिर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसको बाय कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि हमें ये बात अच्छी लगी, कोई बात गलत लगी हो तो वो भी बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हम कितने पानी में हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी कपिलांश एकेडमी पर इसके आगे के पार्ट को लेकर फिर आपसे मुलाकात होगी, जल्द मुलाकात होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।